हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे सब लोग सुखल मंगल होंगे। और वेलकम बैक आपको ग्रो ट्री एकेडमी, जो आपका सिविल लाइन गोरखपुर में इंस्टीट्यूटेड है। और आप लोग यहाँ पे बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीकों से समझने की कोशिश करोगे और आपका यहाँ करियर को लेकर के मंगलमय रहेगा। और हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे आपको सेवा देने के लिए बच्चों, और आपके भविष्य के लिए हम लोग A to Z करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसमें आपके लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस, मॉड्यूलिंग, वीडियो सारा स्टार्ट कर दिया है। और क्लास 10 वाले बच्चों, इस बार आप लोगों का पेपर में नाम कंफर्म आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना शुरू किए हैं। और आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस इतने होंगे कि आपको इन क्वेश्चन से बाहर आने ही नहीं है। ठीक है, ये गारंटी है। फिजिक्स वाले सर अच्छा कर रहे हैं, मैथ वाले, हर एक सब्जेक्ट वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीफ्रेंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी टॉपिक्स चल रही है लाइफ प्रोसेस की बायोलॉजी में, और हम लोग इसमें डिबेट भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्लास्टिड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और प्लास्टिड को अच्छे से समझना है और जानना भी है। इससे पहले हम कुछ और भी बताएं तो हम थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लास्टिड वर्ड है बेटा, वो कहाँ से आया, मतलब क्या है और कहाँ पाया जाता है और क्या यूज है हमारे। ठीक है, व्हाट इज यूज ऑफ प्लास्टिक। तो देखो बेटा, हमने अभी आपको डेस्कटॉप पे शो कर रखा है लीफ, एंड यहाँ पे लीफ का ट्रांसवेक्शन सेक्शन भी हमने शो कर रखा है कि कैसे ट्रांसवेक्शन सेक्शन कट करते हैं। स्टोमेटा का डायग्राम मैंने बना के आपको दिखा रखा है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बेटा इसमें आप सेल पढ़े होंगे। ठीक है, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो सेल्स आप अच्छे से स्टडी किए होंगे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर, कुछ चीजें डिफरेंट है और कुछ चीजें क्या है, नॉन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको प्लांट सेल में क्या यूनिक मिलेगी, इसमें भी न्यूक्लियस मिलता है बेटा, इसमें भी न्यूक्लियस मिलता है देखने को। ठीक है, गोल, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है, क्योंकि इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में। और चलिए अब बात कर लेते हैं मेन प्लास्टिड की। तो एक प्लांट सेल में मेनी प्लास्टिड सेल्स मिल सकते हैं, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड सेल नहीं मिलते हैं, जिसको आज हमें डिबेट करना है, समझने की कोशिश करना है। क्या समझना है बेटा? तो प्लास्टिड हमें समझना है इजिली। ठीक है, तो प्लास्टिड टर्म, सबसे पहले हम थोड़ी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि प्लास्टिड टर्म को किसने डिस्कवर किया। हु टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय। तो आप डेफिनेटली बताओगे कि हैकल गिवन द टर्म प्लास्टिड। कब दिए थे? इन 1866 में दिए थे। राइट, दे और इसकी शेप भी बताया था, प्लास्टिड का क्या शेप होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ प्लास्टिड? तो आप बोल सकते हो द शेप ऑफ द प्लास्टिड आर स्फेरिकल इन शेप। राइट, ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे किसी को, मतलब क्या है सेल, और प्लांट सेल में जो भी चीजें प्लास्टिड हैं, और हैकले ने इसे डिस्कवर किया 1866 में। राइट, तो देखो बेटा, इसमें हमने कुछ टर्म्स जो आपको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपको आपके सामने चीजों को थोड़ा टाइप करके दिया जाए और इजिली आप समझ पाओ। तो देखो, मैं इसके पॉइंट में ये बताना चाह रहा था कि द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय, जो टर्म प्लास्टिड है उसने हैकल ने दिया था 1866 में। ठीक है, और जो प्लास्टिड, मतलब जो प्लास्टिड होते हैं, उनके शेप की अगर बात करें तो ये जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, डिस्क्वाइडल शेप के होते हैं। ठीक है, और जो इनकी बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम्स में आपको दिख रहा है बेटा, ये आउटर लेयर और इनर लेयर, दो लेयर्स से बाउंडेड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, या ऑर्गेनेल भी बोल सकते हो। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दे आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। इट डज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी। ये क्या है बेटा? सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी इनको कहा जाता है। व्हाई वी से दैट इट इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी? तो रीजन है इसका कि इसका खुद के पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसकी खुद की जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए, सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, ये इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये
इस मतलब फिनोमिना की वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी कहते हैं, क्यों, जो अपनी बॉडी को जनरेट करता रहता है। फिर हम बात करें कि इसमें क्या क्या मिलेगा, तो डीएनए पाया जाएगा, आरएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेंगे, लिपिड मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मेन चीजें लिखा गया है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, मैट्रिक्स इज अ लिक्विड व्हिच हैव टू ट्रांसपोर्ट दीज मटेरियल्स, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। इट हैज आल्सो राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम पाए जाने के वजह से ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। इट हैज ओन राइबोसोम, दैट इज व्हाई इट कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। और इसी बिहेवियर की वजह से बेटा इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ओके, spherical is known as semi autonomous body, that why it is known as semi autonomous body, right? ऑटोनोमस बॉडी जो बेटा हम बोल रहे हैं, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ऑटोनोमस बॉडी क्यों बोले, क्योंकि ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसमें सर्कुलर डीएनए है, और सेमी ऑटोनोमस बॉडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें राइबोसोम खुद का है जो प्रोटीन बनाता है। और देखो यहाँ पे एक और चीजें पूछी जाती हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, जो बार बार बताया जाता था। तो राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री इन प्लांट आल्सो, इन आवर बॉडी आल्सो। ओके, अब देखिए थोड़ी सी चीजें हम बात करना चाहेंगे, आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इज 3 टाइप। पिगमेंट के बेस पे अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। कितने तरह के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इट इज 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान देना थोड़ा। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट से भरा पड़ा आता है। इसमें क्या मिलेगा आपको? ग्रीन पिगमेंट मिलेगा, राइट? इसमें क्या मिलेगा आपको? ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। और ये ग्रीन पिगमेंट जो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, उन इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से उनको ये चीजें प्रोवाइड हो पाती है। ग्रीन प्लांट जितने भी हैं उनको इस ग्रीन कलर जो प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, ये प्रोवाइड हो रही है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, राइट। और बात कर लें ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलर लेस पिगमेंट है, इसमें नो कलर, कोई कलर नहीं मिलेगा। ये कहां पाए कहां जाएगा? ये तो मान लीजिए लीफ में भी हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, ठीक है, और ब्रांच में भी हो सकता है, कहीं भी, लीफ में ज्यादा। अब देखिए नो ल्यूकोप्लास्ट जो है नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं देता है। ये रूट्स में पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, मतलब बिलो द ग्राउंड इज नोन एज रूट सिस्टम, मतलब ये रूट सिस्टम में मिलेंगे जहां पे ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये स्टोर करते हैं चीजों को। और क्रोमोप्लास्ट आपको जनरली इसको बोलते हैं मल्टी कलर पिगमेंट, मल्टी कलर्ड पिगमेंट, क्या बोलते हैं इन्हें? मल्टी कलर्ड पिगमेंट बोलते हैं। और ये मल्टी कलर्ड पिगमेंट होने की वजह से जितने भी आप फ्लावर्स जानते हो, ठीक है, जितने भी आप फ्लावर के पेटल्स हो गए, जैसे कि टोमेटो हो गए, रेड टू रेड होते हैं, चिली हो गया, रेड टू रेड होते हैं, ठीक है, ये ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट है जो मल्टी कलर प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट डायग्राम। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो गैपिंग होती है, इस गैप को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। और यहाँ पे स्टोमा बोला गया एक्वस फ्लूइड, जिसमें एक्वस फ्लूइड मतलब बेटा हो गया अ लिक्विड विच आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, इट इज नोन एज स्टोमा, जिसका अंदर नेम होता है मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इन्हें? मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे कि आप सिक्के कभी रखे हो, एक बहुत सारे सिक्के हो, और हम क्या करते थे बचपन में, खेला करते थे, एक सिक्के के ऊपर 5-5 का, मान लीजिए हमें 5 रुपीज के बहुत सारे सिक्के मिल गए, 1 रुपीज के बहुत सिक्के मिल गए, 2 रुपीज के सिक्के मिल गए,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर एक सिक्के को एक एक ऊपर रख के हम खेलना पसंद करते थे। या जो शॉपकीपर होता है वो अगर उसके पास कलेक्शन ज्यादा होता है तो वो भी काउंट भी इसी फॉर्म में करता है, ठीक है। तो सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर जो बेटा आपको देखने को मिलता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। और इन्हें एक के ऊपर एक, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रेना है, ठीक है। तो ये सब थैलाक्वाइड है बेटा, और ये थैलाक्वाइड सिक्के के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। इनको एक वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड का नाम है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट मतलब हो गया बेटा कि इन्हें एक के ऊपर एक जमा करना, कलेक्ट करना, रखना, राइट, ओके। तो ये ग्रेना कहलाएगा। ग्रेनम यहाँ देखो आपके सामने स्ट्रक्ट लिखा भी है, STACK, स्ट्रक्ट ऑफ थैलाक्वाइड ग्रेनम एंड थैला, एक है तो थैलाक्वाइड हो गया, लैमिला जो इन दोनों ग्रेनम को कनेक्ट करती हो, ठीक है, उसे लैमिला के द्वारा कनेक्शन होती है बेटा। और ल्यूमेन जो उसके अंदर मिलेगा, इनसाइड ऑफ थैलाक्वाइड के अंदर ल्यूमेन मिलेगा, जिसमें और उसके लेयर्स में क्या मिलेंगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट भरा पड़ा होगा। तो चलिए हम तो यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात कर लिए, ठीक है, और इसे ड्रॉ करना होगा हमें कॉपी पे, तो इजिली आप ड्रॉ भी कर सकते हो। पहले आप ऐसे आउटर मेम्ब्रेन बनाना, फिर इनर मेम्ब्रेन बनाना बेटा। इजिली थोड़ा सा इस पे बनाना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। और हम क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, इसमें एक के ऊपर एक थैलाक्वाइड को स्टक कर देंगे, एंड बहुत सारे ये थैलाक्वाइड इस सीरीज में बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हम कर देते हैं और कुछ यहाँ पे कर देते हैं। ये सब क्या, अब देखो एक ग्रुप को बेटा क्या बोलेंगे, ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनम। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, और ये भी ग्रेनम है। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच होगा, ठीक है, हर एक ग्रेनम एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा, और इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैमिला। क्या बोलते हैं, लैमिला बोला जाता है बेटा, ठीक है। और इसमें जो आपके यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत सारे फ्लूइड मिलेंगे, लिक्विड फ्लूइड होंगे। उन फ्लूइड को बेटा हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वी आर नो दैट इट इज अ मैट्रिक्स, राइट। इसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स के नाम से समझ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात कर रहे हैं, ये लैमिला आपको दिख रहा होगा, राइट। और मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया कि ये लिक्विड सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, राइट। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के गैप को इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। इतनी चीजें आप एग्जाम में ड्रॉ कर देते हो और लिख देते हो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप लिख देते हो, तो ये आपका सही हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप का है, अभी जस्ट बनाया हमने। ईच क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, हर एक क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर से बाउंडेड है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस पाया जा रहा है। इट फिल द लिक्विड, जो अभी जस्ट बताया, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, विच कैरी प्रोटीन पास टू द थैलाक्वाइड। देखो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये हेल्प करता है कि थैलाक्वाइड्स को प्रोटीन्स, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स उन्हें चाहिए थैलाक्वाइड्स को, वो प्रोवाइड हो, जिससे वो क्लोरोफिल पिगमेंट बना पाए। और क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने के लिए कौन सी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। इट इज अ मिनरल विच फॉर्म द क्लोरोप्लास्ट, it is essential, right? Thylakoid is a structural element of chloroplast, they take part in photosynthesis। ये जो thylakoid part है बेटा, एलिमेंट क्लोरोप्लास्ट का है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, इसी थैलाक्वाइड में क्लोरोफिल भरी पड़ी है, दैट्स व्हाई ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर पाती है। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स लिखा है, क्योंकि ये सिक्के या प्लेट कह लो, एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये पिगमेंट्स भरी पड़ी होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। फिर इन हायर प्लांट की अगर बात करें, भी हम बात कर लें हायर प्लांट में क्या होता होगा, तो ड्यू टू द प्रेजेंस इन हायर प्लांट थैलाक्वाइड आर स्ट्रक
टू फॉर्म ग्रेना। एक मतलब अभी जस्ट बताया था कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मिलेगा, तो ये क्या स्टक कहलाएगा और एक ग्रेनम कहलाएगा। ईच ग्रेना, हर एक ग्रेना के पास बेटा 2 से लेकर के 100 थैलाक्वाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ईच ग्रेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने थैलाक्वाइड्स मिलते हैं हर एक ग्रेना में। और जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट इज कलरलेस। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, इट कंटेन, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो प्रोटीन, लिपिड, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, आरएनए, एंजाइम, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम वो बता सकते हैं आपको कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। जो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड्स में मिलेंगे। राइट, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर ओके तो ड्यू टू दिस एक्टिविटी हम ये क्वेश्चन से राइज होगा कि व्हाट इज अ रॉ मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखो यहाँ पे कुछ आपको शो कर रहा हूँ, स्टोमेटा कैसे क्लोज होते हैं, कैसे बंद होते हैं। इससे पहले बेटा कुछ क्वेश्चंस है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या जरूरी है। What is raw material? Which type raw material is important for photosynthesis? तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर विद मिनरल एंड, और क्या बताओगे आप, सनलाइट, सनलाइट चाहिए होगा हमें। और हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में होने चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में होने चाहिए, ये इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा से लेगा, वाटर मिनरल्स किससे हेल्प से, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा, और सनलाइट आपको मिल ही जाएगा सन से, एंड क्लोरोफिल उसको क्या करेगी, ट्रैप करके केमिकल एनर्जी बनाएगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी इस डायग्राम में बना के मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बेटा देखो ये लीफ है, मैंने लीफ लिया। ठीक है, इस लीफ को मैंने ट्रांसवर्स टीएस सेक्शन कट किया, ट्रांसवर्सन सेक्शन बोलते हैं, टीएस सेक्शन। मैंने इस लीफ को टीएस सेक्शन कट किया। तो बेटा जब आप इसे टीएस सेक्शन कट करोगे तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा होगा, कैसे बताओगे कि क्या है, व्हाट इज दिस। तो दिस इज द, आपको देखो बेटा यहाँ पे अपर एपिडर्मिस मिलेगी और लोअर एपिडर्मिस मिलेगी, 2 एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है। अपर एपिडर्मिस में मेसोफिल अरेंज है अच्छे से, लोअर एपिडर्मिस में थोड़ी अरेंजमेंट थोड़ी ही कम है, और मेसोफिल पूरे इस बॉडी में भरे पड़े होंगे। और इसमें स्पेस को बेटा, इस स्पेस को हम एयर स्पेस के नाम से बोलेंगे। ठीक है, और बीच में सेंटर पे बॉटम के साइड पे आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे, जो फ्लोएम और जाइलम को हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। हु इज नोन एज वैस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम बेटा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लिव टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जाइलम जो होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से प्रोसीड हो पाता है। राइट, आफ्टर दैट मुझे बात करनी थी कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, ठीक है, और कब क्लोज होगा। तो एक क्वेश्चन और है कि स्टोमेटा लीफ में मिलते कहां है, तो लोअर सरफेस में मिलते हैं, लोअर एपिडर्मिस साइड में, जो बॉटम पे टाइनी पोर्स बहुत सारे मिलेंगे। इन टाइनी पोर्स को बेटा हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये लीफ के लोअर साइड पे मिलते हैं। स्टोमेटा फाउंड इन लोअर साइड ऑफ द लीफ, स्टोमेटा फाउंड इन लोअर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, ये लोअर साइड ऑफ द लीफ मिलेगा। अपर साइड में आपको कोई स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेगा। अपर साइड में सिर्फ एक्वाटिक प्लांट में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी लीफ पानी में डूबी होती है, तो उनके स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है उसमें अपर साइड में देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोटस की लीफ को ले लो, ठीक है, उसमें अपर साइड में होगा, बट टेरेस्ट्रियल जब प्लांट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो लीव्स होते हैं वो, उनमें जो स्टोमेटा होंगे बेटा वो लोअर साइड पे आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और मेन कंसेप्ट है मैकेनिज्म, अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे मैकेनिज्म में देखो स्टोमेटा अलग अलग नहीं है, यही स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा कहलाएगा और यही स्टोमेटा ओपन भी कहलाएगा, लेकिन कंडीशन अलग है कि इस स्टोमेटा को हम कब क्लोज स्टोमेटा बोलेंगे और कब ओपन स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, दो तरह के स्टोमेटा आपको देखने को मिल रहा है इसमें, और दो गॉड सेल पूछा भी जाता है स्टोमेटा में कितने गॉड सेल है बेटा, तो दो गॉड सेल्स पाए जाते हैं, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो जो मैंने बनाया ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है, और यहाँ पे ये गैपिंग दिख रही है आपको, स्पेस दिख रहा है, इसी को डिसाइड करके हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ओपन है। ये स्टोमेटा ओपन कैसे होती है, तो स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन बाय द एक्टिविटी ऑफ गॉड सेल। इसी गॉड सेल के एक्टिविटी से बेटा, ये गॉड सेल के एक्टिविटी से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ड्यू टू द हेल्प ऑफ गॉड सेल स्टोमेटा विल बी ओपन एंड क्लोज्ड। राइट, इतना तो समझ में आया आपको। ठीक है, अब क्या गॉड सेल क्या करता है कि ये ओपन हो जाते हैं और क्या प्रोसीजर है कि ये क्लोज हो जाते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आते हैं। ठीक है, तो देखो ये पहले हम ओपन की बात कर लेते हैं, ओपन स्टोमेटा की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, अपन इसको समझ लेंगे इजिली। ठीक है, तो गॉड सेल व्हेन स्वेल, जब व्हेन गॉड सेल स्वेल, जब गॉड सेल बेटा स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, किसके वजह से ये स्वेल करते हैं, व्हेन वाटर, जब इसमें वाटर इंटर करता है, व्हेन वाटर इंटर इन द गॉड सेल, और वो गॉड सेल के अंदर आएगा क्यों, क्योंकि जब सनलाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, तो वाटर भरने लगते हैं और वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करने लगते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वाटर फिल इनटू द गॉड सेल, एंड गॉड सेल जब से ही जैसे ही स्वेल करता है स्टोमेटा ओपन हो जाती है, और जब स्टोमेटा ओपन होती है तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करने लगते हैं, सनलाइट आने लगती है, सनलाइट भी आती है, और ये सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के क्या करती है, वाटर का ब्रेक डाउन करती है। अभी इसको मैकेनिज्म हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इसको भी बात कर लें कि क्लोज स्टोमेटा क्या होता है, ओपन स्टोमेटा कैसे होगा, तो आप बोल देना व्हेन गॉड सेल स्वेल, व्हेन वाटर इज फिल इन द गॉड सेल विल बी स्वेल, और ड्यू टू द स्वेलिंग स्टोमेटा विल बी ओपन। राइट, या बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। राइट, ये तो आपका ओपन स्टोमेटा हो गया। क्लोज स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें बोलोगे व्हेन गॉड सेल श्रिंक, मतलब जब वाटर की कमी हो जाती है गॉड सेल में और वो सेल श्रिंक कर जाते हैं और उस समय सनलाइट भी अवेलेबल नहीं होती है, दैट्स व्हाई स्टोमेटा क्या हो जाएगी, सट। यहाँ पे देखो ये स्टोमेटा जो बेटा हम बनाएंगे इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, स्टोमेटा क्या हो गई, क्लोज हो गई, क्योंकि इसमें स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। राइट, ये बीच का स्पेस जो इसमें आपको दिख रहा था इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गॉड सेल जो है वो श्रिंक कर गई हैं, और इनके श्रिंक करने के प्रोसेस वजह से ये बेटा क्या कहलाएगा, क्लोज स्टोमेटा कहलाएगा। क्लियर, इतना तो आपको बेहतरीन तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा कि ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा क्या होते हैं। ठीक है, जब गॉड से वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जब गॉड सेल में वाटर की लॉस हो जाएगी और वो श्रिंक कर जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ऐसा देखने को नाइट टाइम में स्टोमेटा जनरली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और डे टाइम में सनलाइट की वजह से उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जिसके वजह से उसमें वाटर भरते हैं और स्वेल करते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, अब थोड़ी सी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ी सी हम मैकेनिज्म की बात करना चाहेंगे। राइट, तो मैकेनिज्म में बेटा आपको ये यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टोमेटा क्लोज ओपन बाय द एक्टिविटी ऑफ गॉड सेल, एंड गॉड सेल इज अ स्वेल व्हेन द वाटर फ्लो इन देम, दिस कॉज स्टोमेटल पोर आर टू ओपन, मतलब स्टोमेटा आर ओपन। सिमिलरली व्हेन गॉड सेल श्रिंक द पोर गेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। राइट,
अब बेटा हम इसमें बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम सन को लेते हैं, ठीक है। सन से लाइट निकलेगी जिसको हम सनलाइट बोलेंगे या सन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। और ये सनलाइट ट्रैप होगा इस लीफ में, जो ये लीफ देख रहे हो, यहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट इस सनलाइट को ट्रैप करेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसमें ये क्या बना लेगा, केमिकल एनर्जी बना लेगा, राइट। आफ्टर दैट क्या होता होगा, आफ्टर दैट बेटा आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल जो है इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी केमिकल एनर्जी के वजह से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटॉन एंड किसमें हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। ये वाटर का ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। H को हम बेटा प्रोटॉन बोलेंगे और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में निकल लेगा ऑक्सीजन के फॉर्म में, जो लिविंग गैस कहलाता है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट भी यूज करता है रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। और इसी फोटोलाइसिस प्रोसेस के होने की वजह से ये दोनों, अब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन बचे हैं, ये दोनों एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में NADPH, क्या बोल रहा हूं, NADPH एंड ATP के एनर्जी यूज करके, देखो अब यहां पे आप पूछोगे NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है सर, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाइकोटाइनामाइड एडिनोसिन डाई क्लोराइड फॉस्फेट बोलते हैं NADPH को, और ATP आपको ऑलरेडी तैयार होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं इस NADPH, ठीक है। आफ्टर दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने यहाँ पे NADPH को लिख दिया, NADPH निको क्या कहलाएगा, निकोटाइनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लिएटेड फॉस्फेट, ठीक है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ NADPH इज रिड्यूस एजेंट, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। NADPH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूस फ्लो ऑफ NADPH, ठीक है। तो NADP क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन को फॉर्म करके हाइड्रोजन आयन बना देगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो टू रिएक्शन अकर इन लाइट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन किसमें हो रहा है बेटा, ये अकर होंगे लाइट, ये देखो ये जो अभी फोटोलाइसिस मैंने बताया, इट अकर इन ग्रहणा, कहां पे देखने को मिलेगा ये, तो ग्रहणा में देखने को मिलेगा ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणा में देखने को मिलता है, ठीक है। और फर्स्ट टू रिएक्शन अकर इन लाइट, जो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं वो लाइट रिएक्शन होगा, और एक होगा बेटा लास्ट में जो थर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। वो ये थर्ड रिएक्शन जो होगा वो डार्क रिएक्शन होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डार्क रिएक्शन, ठीक है। और हु डिस्कवर्ड दिस कंसेप्ट, कैल्विन एंड बेंसन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। एक CVB साइकिल्स आती है, CVB साइकिल्स क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन अकर इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, लाइट रिएक्शन जो होता है वो थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। दिस फेज इज डिपेंड ऑन द लाइट, क्योंकि इसमें ये लाइट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर हैज लिटिल इफेक्ट एवर इट एंड रिड्यूस NADPH एंड ATP, क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है NADPH को एंड ATP को, जिसको एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं, इट इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर, और O2 को आउट करने में हेल्प करता है, इन्वॉल्व ऑक्सीजन आल्सो। बट डार्क रिएक्शन में इट अकर मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा उसके डार्क मैट्रिक्स, जो लिक्विड हम बताए थे, फ्लूइड बताए थे, उसमें होता है
ठीक है, डार्क रिएक्शन अकर इन मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दिस फेज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइट। और ये लाइट के लिए क्या होता है, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इट इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के हेल्प से हो जाता है, कंज्यूम ये कंज्यूम कर लेता है इसको, NADPH को और ATP को ये कंज्यूम करता है, बल्कि लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ग्लूकोज इसका एंड प्रोडक्ट बनेगा, तब जाकर के C6H12O6 का प्रोडक्शन हो पाता है। तो C6H12O6 इज अ ग्लूकोज विच फॉर्म इन डार्क रिएक्शन। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। आफ्टर दैट हम बेटा इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम बात कर लेंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियोस में आप कैरी ऑन रहिएगा। बाय, टेक केयर।